उतना आनंद नहीं आएगा। थोड़ा सा आप अपना कमेंट जरूर बताएं, अपने कमेंट लिख के हेलो लिखकर भेजें। 8-9 व्यूअर्स कनेक्ट हुए हैं अभी। सभी विद्यार्थी मेरे जो वीडियो देखेंगे लाइव क्लास, तो आप साथ में मेरे क्लास को लाइक करते हुए भी चलें, और नए विद्यार्थी अगर जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी समय हो गया है। अगला क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन पहले ही मैंने ख़त्म कर दिए थे इसके 2 क्लास में, ये तीसरी क्लास है। 51 क्वेश्चन, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें अपन ले रहे हैं। तो ये 51 प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है? सतना, जबलपुर, भोपाल या फिर कटनी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप में से कोई इसका बताना चाहेगा आंसर? इसमें से कौन सा आंसर सही है? वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है? आप में से कोई भी बताए। आप लोगों के कमेंट्स अभी तक एक बार भी नहीं आए मेरे पास। आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर इसका कमेंट में आंसर देना चाहे तो दे सकता है। थोड़ा सा और वेट करता हूँ, नहीं तो इसका आंसर मैं स्वयं आपको बताऊंगा। ओके, आप लोगों ने कमेंट देना चालू कर दिया है। हेलो हेमंत जी, हेलो राहुल जी, आप लोग काफ़ी देर से कमेंट कर रहे थे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे ख्याल से। चलिए एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सही समय पे आप लोग जुड़ गए थे। गुड आफ्टरनून सभी लोग। इसका आंसर राहुल ठाकुर जी ने भी दिया है, हेमंत सोनारे ने भी दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताएं कि इसका आंसर और भी कोई विद्यार्थी देना चाहता है तो बता दे। राहुल ठाकुर जी भी पहले नंबर पर जा रहे हैं, हेमंत सोनारे जी भी सतना। चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। करेक्ट आंसर है सतना। ठीक है, वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में ही है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों की चैट्स अब मेरे को दिख रही हैं। बिल्कुल सही है आपका जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बावनवा क्वेश्चन, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? किस ईस्वी के मध्य कराया था, ये आपको बताना है। पहला 900 से लेके 1050 ईस्वी के मध्य, दूसरा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, या फिर 1050 से लेके 1150 ईस्वी के मध्य, या फिर 950 से लेके 1150 के ईस्वी के मध्य। तो आप में से इसमें से बताना है कि वह कौन सा काल था कि जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। राहुल जी का जवाब आ गया है इसमें। राहुल जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। विभा सेकंड नंबर पर जा रही हैं, हेमलता जी भी सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर यानी कि 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में बता रहे हैं। केरम निगोली जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? मैं इसका आंसर फिर सामने दूंगा आपके लिए। इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। हेमंत सोनारे जी भी 950 से 1050 के बीच में चुना है। चलिए बिल्कुल सही सुना है आपने। 950 से लेके 1050 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर।
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने 950 से लेके 1050 ईस्वी के मध्य में करवाया था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ये। और सबसे पहला मंदिर जो खजुराहो में चंदेल वंश ने करवाया था वो था हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का निर्माण था जो कि 950 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है और वहाँ पे इसका शिलालेख भी अंकित है। अगर आप खजुराहो में जाएंगे तो वहाँ पे शिलालेख में लिखा हुआ है 950 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और इसको चंद्रदेव बर्मन जो कि चंदेल वंश के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बताएं 53 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है? गंजबासौदा, शिवपुरी, राजगढ़ या फिर गुना? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप में से कोई बताएगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वंदना जी ने पहला नंबर चुना है इसमें, गंजबासौदा। हमने बोला है सबसे कम तापमान, क्वेश्चन का मतलब आप समझिए सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा है इसमें। ठीक है, तो वंदना जी पहला जा रहे हैं, राहुल जी सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, शिवपुरी चुन रहे हैं, विवाह सेकंड नंबर पर, विवाह जी शिवपुरी बोल रही हैं, हेमलता जी भी शिवपुरी हैं, ईशु जी भी शिवपुरी पर जा रहे हैं। तो शिवपुरी इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना, ठंड के समय में, विंटर सीजन में सबसे कम तापमान शिवपुरी जिले में रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे अधिक तापमान जो गंजबासौदा है, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान, ठीक है ना, सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है गंजबासौदा में। ठीक है ना, बिल्कुल सही है विवाह जी, सबसे ज्यादा तापमान गंजबासौदा में ही रिकॉर्ड किया जाता है। गंजबासौदा जो कि विदिशा की तहसील है। ठीक है, विदिशा की तहसील है ये, सॉरी इधर से आएगा। ठीक है, विदिशा की तहसील है गंजबासौदा, यहाँ पे कि सबसे अधिक तापमान रहता है पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये इसका मैंने फैक्ट पूरा बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? गंजबासौदा में सबसे अधिक तापमान होता है। और क्वेश्चन था शुभांजलि जी, जो था क्वेश्चन सबसे कम तापमान का था, तो सबसे कम तापमान शिवपुरी जिले में होता है और सबसे अधिक तापमान जो है वो गंजबासौदा में होता है। तो आपने शायद क्वेश्चन ढंग से देखा नहीं है। ठीक है, चलिए इसका बताइए, ये सब कौन सा जिला है मध्य प्रदेश जहाँ पे कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? विदिशा, होशंगाबाद, खरगोन या फिर देवास? आंसर आना चालू हो गए हैं। निंगोली जी ने होशंगाबाद, सभी लोग होशंगाबाद की तरफ में मूव कर रहे हैं, सभी का आंसर होशंगाबाद आ रहा है। तो होशंगाबाद इज द, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक गेहूं मध्य प्रदेश में अगर किसी जिले में होता है तो वो है होशंगाबाद जिले में, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? किस समूह के अंतर? ठीक है, पहला क्रेटिशियस सकल्प, पुराण कल्प, द्रविड़ संघ या फिर तृतीय समूह? इसमें से कौन सा आंसर सही है, आप जरा मुझे ऑप्शन में बताएं। आप में से कोई बताएगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर?
ऑल दीज 4 ऑप्शन। नर्मदा और सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? किस समूह में इसका निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस कल्प में, पुराण कल्प में, द्रविड़ संघ में या फिर तृतीय समूह में? कृष्णा चौहान जी पहले नंबर पर, सभी लोग पहले नंबर पर जा रहे हैं। राहुल ठाकुर ने भी पहला ही क्रिटेशियस कल्प बोला है, हेमलता भी और उर्मिला भी क्रिटेशियस कल्प। वंदना, सभी लोग एक पर जा रहे हैं। यीशु जी ने बोला है आई डोंट नो सर। चलिए, यीशु जी को नहीं पता, बाकी सब पहले नंबर पर जा रहे हैं। देखिए, इसका जो आंसर है, नर्मदा और सोन घाटी का निर्माण क्रिटेशियस कल्प में नहीं हुआ है। इसका आंसर है तृतीय समूह। आप इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है, आपको अगर आंसर के बारे में बिल्कुल श्योर हैं तभी आप बताया कीजिए, नहीं है तो कंफर्म नहीं हो तो नहीं बताया कीजिए। तृतीय समूह में इसका ये दोनों घाटियों का निर्माण हुआ, नर्मदा घाटी का और सोन घाटी का निर्माण, ठीक है। तृतीय समूह से इसका निर्माण हुआ है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट कुछ है तो आप बताएं कमेंट के माध्यम से, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें पहला नंबर चुना है, तो थोड़ा सा मुझे भी जानकारी हो कि पहला नंबर क्यों चुना है आपने। आप में से जानकारी है किसी को? देखिए, इसका आंसर तृतीय समूह ही है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसके फैक्ट के बारे में आपको जानकारी आगे अगले वीडियो में, जब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा तब मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताऊंगा। अभी आपको क्योंकि एमसीक्यू है तो इसके बारे में इतना ही आपको बता पा रहा हूं। हेमंत सोनाली जी पूछ रहे हैं चट्टानों का समूह है क्या? तृतीय समूह, ये चट्टानों का ही समूह है। क्रिटेशियस कल्प तृतीय समूह है ये, ठीक है। और ये चट्टानों का ही समूह कहलाता है, और उसी के अंतर्गत ये घाटियों का निर्माण हुआ है, सोन घाटी का और नर्मदा घाटी का, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही थोड़ा सा क्लियर करना है। बाकी फैक्ट के बारे में जैसे ही मेरे को जानकारी और थोड़ी सी मिलेगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, है ना। गुड आफ्टरनून मदन जी, मदन खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बारे में फैक्ट तृतीय समूह क्या है और मैं आपको जानकारी अगली क्लास में मैं पूरी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 56वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1994, 30 जनवरी 1994 या फिर 19 जनवरी 1994? तो कौन सा आंसर सही है इसका जरा बताएं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब लागू किया गया? बताएं। इसका आंसर थोड़ा सा आपको अगर जानकारी है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया?
आप में से आंसर किसी सभी ने दे दिया, चालू कर दिया है क्या? वंदना जी सेकंड नंबर पर 25 जनवरी। और कोई बताएगा एग्जैक्ट डेट क्या है? पंचायती राज अधिनियम ये लागू कब हुआ और इस अधिनियम को बोलते क्या है? पंचायती राज अधिनियम 1993, क्या बोलते हैं इसको? पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से जानते हैं। और ये लागू जब हुआ था, ये 94 में लागू हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस डेट को ये लागू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आंसर आना चालू हो गया है। 25 जनवरी 1994। शुभांजलि जी ने बताया है 25। हेमंत सोनारे भी 25 जून की तरफ जा रहे हैं और पिंकी रघुवंशी जी ने सी चुना है। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, 25 जनवरी 1994। 25 जनवरी 1994 को ये अधिनियम लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश की लागू की डेट है ये 25 जनवरी। ठीक है, 94 तो है ही है। और ये पंचायती राज अधिनियम 1993 कहा जाता है क्योंकि इसको दिसंबर, जैसे कि पता है, दिसंबर 1993 में ये पारित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में इसमें चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद में ये लागू किया गया था। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन था ये जो था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 73वां संविधान संशोधन था ये। लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 73वां संविधान संशोधन था। बिल्कुल क्लियर है पंचायती राज का, और पंचायती राज में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारे फैक्ट क्लियर होने चाहिए आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से हैं जो आपके सामने आएंगे आने वाली लाइव क्लास में, तो आप लगातार मेरी साइड क्लास के साथ में जुड़े रहें और सभी पे कुछ ना कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें और सारे फैक्ट्स को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? वो कौन सी नदी है जिसका कि उद्गम मध्य प्रदेश में है? चलिए बताइए, आप में से कोई भी बता सकता है इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। यमुना नदी, महानदी, चंबल नदी और बनास नदी। हर विद्यार्थी इसका आंसर बता सकता है क्योंकि ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इजीली मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, चंबल इज द करेक्ट आंसर। चलिए यमुना जी के बारे में बताएं। अब मैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपके सामने पूछना चाहता हूँ कि यमुना का जो उद्गम है वो कहाँ से है? यमुना नदी कहाँ से निकली है बताएंगे? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? और महानदी कहाँ से निकली है? और बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे हैं राहुल जी। चंबल नदी इंदौर की महू से निकली है, महू तहसील के। और साथ में और भी जोड़ देता हूँ, जाना पाप की पहाड़ी से निकली है ये। बिल्कुल सही है आप। यमुना नदी के बारे में यमुनोत्री, ठीक है, यीशु जी ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है ना, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? ये है कैलाश मानसरोवर के पास में। जो कैलाश मानसरोवर है उसके पास में है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। और महानदी के बारे में आप में से किसी ने बताया? महानदी अमरकंटक से निकलती है। महानदी अमरकंटक तो सिर्फ 2 नदियां, 3 नदियां निकलती हैं सिर्फ।
देखिए अमरकंटक के बारे में अगर आप लोग बता रहे हैं तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अमरकंटक से सिर्फ 3 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अमरकंटक से 1, 2 और 3 नदी निकलती हैं। पहली है नर्मदा, ठीक है ना, दूसरी है सोन और तीसरी है जोहिला। ये 3 नदियों का उद्गम हुआ है। राहुल जी मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महानदी अमरकंटक अमरकंटक की पहाड़ियों से कैसे निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ तो मेरे ख्याल से अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ती हैं। तो ये 3 नदियां हैं। अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है। मतलब अमरकंटक की पहाड़ियां तो नहीं हुई ना। अमर देखिए महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ की पहाड़, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ जिले की है ये, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिल्कुल सही, रायपुर के पास से ये निकलती है, बिल्कुल रायपुर जो जिला है, ठीक है ना, महानदी का उद्गम वहां से हुआ है। और बनास नदी के बारे में भी विद्यार्थी ने बताया मेरे को। किसने बताया है? किसी ने बताया कि बनास नदी राजस्थान से, मुझे इसकी जानकारी मिल गई थी, किसी ने बताया था राजस्थान से इसका उद्गम है बनास नदी का, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, राजस्थान से है, ठीक है ना, राजसमंद जिले से निकलती हैं, हेमंत सोनारे जी ने बताया बनास नदी, ठीक है। तो ये राजस्थान से, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स नदियों के ऊपर मैंने काफी कुछ बताया, ठीक है। हेमंत ठीक बिल्कुल एमपी से नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। महानदी यमुना अपने यमुनोत्री ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर से निकलती है, और बनास राजस्थान से। सिर्फ चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी समय चला गया इस क्वेश्चन में। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर से हुई थी? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर देवास? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस जिले से हुई थी? बताएं। मध्य प्रदेश में आंसर आना चालू हो गया आप लोगों का, बिल्कुल सही, इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। जो विद्यार्थी इंदौर की तरफ में जा रहे हैं, इंदौर का ऑप्शन चुना है, वो बिल्कुल सही है। इंदौर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, आंसर में 1956 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। हेमंत सोनारी जी बता रहे हैं कि चंबल नदी राजस्थान में 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, राजस्थान से गुजरती है। चलिए ठीक है, बढ़िया, आपने काफी कुछ जानकारी दी इसके बारे में। इसको ध्यान रखिएगा, 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 252 किलोमीटर राजस्थान में सफर करती है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी, जैसे मैं बता दिया कि इंदौर से इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। काफी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही चुना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, लाइव क्लास को, ठीक है ना, और साथ में जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। 22 मई 1955, एग्जैक्ट डेट के बारे में बता रहे हैं सोनारे जी।
चलिए इसको क्रॉस कर लेंगे, इसमें से एग्जैक्ट डेट क्या है। 22 मई 1955 है, इंदौर में इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जैक्ट सबसे क्वेश्चन बनता है कि किस जिले से हुई थी। बाकी इसमें डेट और सन के बारे में जानकारी एग्जैक्ट में नहीं पूछी जाती है, तो इतना ही अपन को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में इंदौर से शुरुआत आकाशवाणी की हुई थी। बाकी आप बोल रहे हैं कि 1956 या 1955, तो उसमें से अपन क्लियर कर लेंगे कब हुई थी इसकी शुरुआत। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया है। सबसे पहला इंदौर, पन्ना, जबलपुर या खरगोन। आंसर आना चालू हो गए, काफी लोगों ने दे भी दिए हैं जबलपुर जबलपुर जबलपुर। कई लोग पन्ना में भी जा रहे हैं क्योंकि रत्न परिष्कृत केंद्र है, तो कई लोग पन्ना को भी चुन रहे हैं क्योंकि पन्ना में ही हीरों की खाने हैं, हीरो की खदानें हैं, इस कारण से। चलिए आंसर बिल्कुल जिन्होंने तीसरा नंबर चुना है जबलपुर, वो सही है। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। जबलपुर में ही सबसे पहले मध्य प्रदेश का पहला परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। और हीरो की खदानें पन्ना में है, ठीक है ना। और पन्ना के बाद में दूसरी सिटी है सतना और तीसरी सिटी है छतरपुर। पन्ना, सतना और छतरपुर, ये तीनों जगह मध्य प्रदेश में हीरे की खानें हैं, ठीक है ना। हीरा अगर कहीं से निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है इन तीनों सिटी से, 1, 2 और 3, पन्ना, सतना और छतरपुर, ठीक है ना। तो तीनों के बारे में बताया और तीनों की खदानों के बारे में मैंने पिछली लाइव क्लास में बता दिया था, आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। पन्ना, सतना और छतरपुर, ठीक है। पन्ना में कहाँ है ये और सतना में कहाँ है, आप लोगों को जानकारी है। खदानें कहाँ पर है ये, और छतरपुर में आंगोर, पन्ना और सतना, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, संस्कार राजधानी जबलपुर है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर है इंदौर, ये भी बिल्कुल सही है इंदौर। काफ़ी कुछ जानकारी बता रहे हैं आप। मैं खानों के बारे में बता रहा हूँ आपको। पन्ना, हनोता और कहाँ पर है, मझगावा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी खाने हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें से कोई बताएगा। धूपगढ़, जानापावा, सिगार या सिद्ध बाबा। इनमें से सबसे ऊंची चोटी मालवा के पठार की कौन सी है, बताएं। आंसर आना चालू हो गया सभी लोगों का। हेमंत सुनादे जी सिद्ध बाबा के बारे में जा रहे हैं, बाकी जाना पावा सबसे ऊंची चोटी बता रहे हैं यीशु जी, अब हटा दिया उन्होंने, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन जा रहा है, सिगार पर। सिगार पर काफ़ी लोगों ने, अभय जी, कृष्णा जी, सिगार चोटी पे जा रहे हैं। रोहिणी जी ने तीसरा नंबर चुना है। चलिए, बिल्कुल सही चुना है जिन्होंने कि सिगार चोटी को अपना ऑप्शन चुना है। मालवा, देखिए पूछा क्या गया है, मालवा का पठार। हर पठार की अपनी अपनी चोटी है यहाँ पर, और हर पठार के ऊपर में जानकारी जब तक नहीं होगी हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे।
तो मालवा के पठार की चोटी है सिगार, ठीक है ना। सिगार के बाद में एक चोटी और है, दो चोटियां जो कि मालवा के पठार पे पड़ती हैं। तो सिगार चोटी जो है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और इसमें हाइट भी बता दी है 881 मीटर, ठीक है ना। ये है मालवा के पठार की सिगार जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 881 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक चोटी और है, मालवा के पठार में एक चोटी और है, वो कौन सी है? आप में से बताया कोई? दो चोटी हैं यहाँ पे, और उस चोटी की लंबाई धजारी, बिल्कुल संकेत जी ने बता दिया, ठीक है ना। धजारी है जिसकी की 810 मीटर की लंबाई है, ठीक है ना। ये दोनों चोटियां मालवा की हैं, ये दोनों चोटियां मालवा के पठार की हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो चोटी पड़ती है, अगली ऑप्शन में बता रहा हूं आपको, अब सारे ऑप्शन क्लियर कर देता हूं। धूपगढ़ की चोटी, ये महादेव श्रेणी में आती है, महादेव श्रेणी में, जो कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। इसी तरीके से जाना पावा की जो पहाड़ी है, ये भी मालवा के क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है ना, लेकिन ये इंदौर में है, इंदौर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है जाना पावा की? 457 मीटर, बिल्कुल सही, सभी काफी लोगों ने बता दिया है। इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है 457। और सिद्ध बाबा की चोटी यह है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है 179 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और धूपगढ़, बिल्कुल काफी लोगों ने बता रहे हैं कि धूपगढ़, इसकी 1350 मीटर, हाँ ये मैं बताना भूल गया आपको, 1350 मीटर ऊंची चोटी है ये, और प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा महादेव श्रेणी पचमढ़ी, ये पचमढ़ी में पड़ता है, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। $1169 नहीं है, रोहिणी देवड़ा जी बोल रहे हैं कि 1169 मीटर है बुंदेलखंड में इसकी ऊंचाई। सिद्ध बाबा चोटी, आप में से कोई बताएगा सिद्ध बाबा? इसका आंसर 1172 1174 नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सही बताया मैंने। इसके आंसर में कई जगह पे 174 से लेके 179 के आसपास की मीटर की हाइट बताई है, ठीक है। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं मैं, 174 से लेके 179 मीटर के आसपास है सिद्ध बाबा की चोटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया था? पहला 3 भागों में, 4 भागों में, 5 या फिर 6 भागों में। 1947 में सेंट्रल इंडिया को के जो प्रदेश है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था?
बताएं इसका आंसर। आंसर आना चालू हो गए हैं, सभी लोग मेरे ख्याल से सही चुन रहे होंगे। रोहिणी जी 4 4 3 6 4 भागों में, रोहिणी जी 4 भागों में, विभा रामटेके जी भी 4 भागों में, बिल्कुल सही। सेकंड का 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है ना, 1947 में। और वो 4 भाग थे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और कौन सा था, महाकौशल, ठीक है। ये 4 पार्ट थे, ठीक है। और ए पार्ट को, इसको स्टेट बोल सकते हैं अपन, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, ठीक है ना। ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट और महाकौशल स्टेट के नाम पर इसको विभाजित किया गया था। और इन सब की अलग अलग राजधानी भी थी, ठीक है। राजधानी क्या थी, ए स्टेट में देखा जाए तो ए स्टेट की राजधानी थी नागपुर, बी स्टेट की राजधानी थी, बी स्टेट में आता था पूरा मालवा क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें कि 2 राजधानी बनाई गई थी, ठीक है ना, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है ना, 2 राजधानी थी। ये तीनों विभाजित होती थी 6-6 महीने के लिए, 6 माह ये बनती थी और 6 माह राजधानी ये होती थी। इसी तरीके से सी पार्ट था, सी पार्ट की राजधानी थी रीवा, जो कि विंध्य क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। और महाकौशल क्षेत्र की राजधानी थी जबलपुर, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 भागों में 1947 में सेंट्रल इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और महाकौशल, ठीक है ना। उन सब की मैंने कैपिटल के बारे में आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, आप लोगों ने भी काफी कुछ चीजों के बारे में जानकारी शेयर की है इसमें। चलिए बढ़िया है। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको वो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, और साथ में लाइक बटन को जरूर दबाते जाएं। जितने भी विद्यार्थी हैं सब वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये पूछा है इसमें। ये ऑप्शन है आपके सामने, पहला 29, 26, 24 या फिर 23। बताएं जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। रोहिणी जी 23 नंबर पे जा रही हैं, रिशु जी 24 पर, खुशबू जी 23 पर, शशि झा आप 29 पर जा रहे हैं। चलिए इसका आंसर काफी लोगों ने बता दिया, जिन्होंने 23 चुना है करेक्ट आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत में स्थान है तो वो है 23वां स्थान, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व की स्थिति की उसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। घनत्व डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 23वां स्थान है। और उसके बाद में अगर देखा जाए पूरे स्टेट
स्टेट में कैलकुलेट किया जाए मध्य प्रदेश का, तो स्टेट में इसका जो नंबर लगता है वो लगता है 17वां नंबर, ठीक है ना। स्टेट में घनत्व की दृष्टि से टोटल जो स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 17वां नंबर, 17th नंबर लगता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो डाउट को क्लियर कर दूं, है ना। आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 67, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, रचनात्मक पारसी लेखन के लिए, रचनात्मक अरबी लेखन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर इसमें से सही है आप बताएं। इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, बताएं। सभी लोगों ने बताना चालू कर दिया, आंसर आना चालू हो गया है। पहला नंबर चुना है सभी लोगों ने। चलिए बिल्कुल सही। काफी लोगों ने ईयर के बारे में बताया, किस साल में किस वर्ष में चालू हुआ है। रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, ठीक है ना, 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, इकबाल सम्मान। और ये उर्दू लेखन के लिए इसको इस क्षेत्र में इसका सम्मान दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। (68) मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर है जहां पे कि IIT, IIM दोनों इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। कहां पर हैं? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर जबलपुर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। इसमें आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली है, इसलिए इसके बारे में आपसे पूछूंगा नहीं। कभी कभी बीच में इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इंदौर, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। इंदौर में सिर्फ मध्य प्रदेश का एकमात्र इंदौर ही शहर है जहाँ पे कि दोनों हैं, IIT और IIM, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। नदियों के ऊपर है। नदियों के ऊपर जिन लोगों ने मेरे साथ में लाइव क्लास अटेंड की है बिल्कुल बता देंगे वो। मध्य प्रदेश में वह नदी बताइए जो चंबल नदी में नहीं मिलती है। कौन सी नदी है वो जो चंबल नदी में नहीं मिलती है? पार्वती, काली सिंध, कुंवारी और कूनो, इसमें से कौन सी नदी है जो कि चंबल नदी में नहीं मिलती है? बताएं। ऑप्शन आना चालू हो गए हैं। वीर चौरसिया जी चौथे नंबर पर जा रहे हैं, विजय पटेल भी चौथे पर जा रहे हैं, खुशबू, दीक्षा, रोहिणी, दीक्षा, सोनारी तीसरी पर जा रहे हैं, बाकी सब चौथे नंबर पर। आप लोगों ने इससे पहले जो मेरी नदियों की लाइव क्लास थी वो अटेंड की थी। वीर चौरसिया जी, विजय, खुशबू, आप लोगों ने चौथा नंबर चुना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चौथा नंबर आपने चुना है तो आपने इससे पहले मेरी क्लास अटेंड की थी कि नहीं? आप लोगों ने नहीं की है, इस कारण से आप चौथे नंबर पर जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है।
क्योंकि नदियों के बारे में मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, कौन सी नदी कहाँ से निकली है और किस नदी से ज़्यादा जुड़ी हुई है और किस जिले से निकली है। चलिए मैं बताता हूँ अब आपके सामने, आप शायद भूल रहे हैं। देखिए अब मैं ऑप्शन के साथ जाता हूँ। पार्वती नदी, पार्वती नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है सीहोर से, सीहोर से निकली है और ये चंबल में मिलती है जाकर। काली सिंध नदी ये देवास से निकली है, देवास के कहाँ से? बागली गांव से, ठीक है ना, ये भी चंबल में मिलती है। कूनो नदी ये कहाँ से निकली है? ये निकली है शिवपुरी के पठार से, ठीक है ना। और ये पश्चिम की तरफ में जाती है, यानी कि पश्चिम की तरफ में क्या है, अगर शिवपुरी की पठार शिवपुरी से देखा जाए पश्चिम की तरफ जाते हुए ये भी चंबल में मिल जाती है। सिर्फ एक कुंवारी नदी है, कुंवारी नदी, ये जो है ये भी शिवपुरी, शिवपुरी के पठार से निकली है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये सिंध नदी में जाके मिलती है, सिंध नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि ये उल्टी तरफ में जाती है, ये पूर्व की तरफ में जाना है इसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो कुंवारी नदी है। दिस इज द करेक्ट आंसर। कुंवारी नदी ही है जो कि सिंध नदी में जाके मिलती है। और सिंध नदी जो है ये बेतवा, बेतवा में जाके मिलती है और बेतवा फिर आगे यमुना में मिल जाती है। मैंने नदियों के ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छे से, आप नदियों की वीडियो भी देखेंगे उसमें भी मैंने पूरा बताया है, प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए पूरी नदियों के ऊपर में, उसमें पूरी तरीके से मैंने थ्योरी क्लास ली है। और साथ ही साथ मैं अपनी जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ लाइव क्लास, आपने पहले नहीं देखी हूँ लगातार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 लाइव क्लास शायद मैंने नदियों के ऊपर ली थी, उसमें पूरे नदियों के ऊपर एक्सप्लेन है। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो लाइव क्लास, वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। आप लोगों ने अगर किसी विद्यार्थी ने उसके बारे में जानकारी नहीं ली है, नदियों के ऊपर जानकारी बहुत अति आवश्यक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियाँ बहती हैं, सबसे अधिक सहायक नदियाँ हैं, उस पर क्वेश्चन बिल्कुल डीपली बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, कहीं से भी एग्जामी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उस नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस जिले से होकर गुजरी है, कौन सी दिशा से होकर जाती है और कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, इन सभी के ऊपर जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। अगर इसके बारे में जानकारी आपको नहीं होगी तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, एक्यूरेसी नहीं आएगी आपकी, और एक एक नंबर से आपका कट ऑफ कम हो जाता है, याद रखिएगा, बल्कि 0.5 से भी कट ऑफ नीचे चला जाता है अगर थोड़ा सा भी होता है। रोहिणी देवड़ा जी बोल रहे हैं कि एमपी की करंट अफेयर्स की क्लास भी लीजिए। देखिए करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स होता है, आप न्यूज़ के माध्यम से भी पढ़ सकती हैं, उनके मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। करंट अफेयर्स के बारे में मैं अगर रेगुलर आपके साथ में वीडियो लाऊंगा तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए मेरे को, बिल्कुल मैं लेके आऊँगा, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय में मैं उसको भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सिंध नदी, सिंध नदी तो चंबल में मिलती है, बेतवा में नहीं मिलती शायद। देखिए ये शायद शब्द मत लगाइए हेमंत सोनारे जी, शायद शब्द से काम नहीं चलता है, कंफर्म हो तो बताइए। और मुझे पूरा मैप के अनुसार बताइए कि सिंध नदी चंबल में कैसे मिल जाती है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से? देखिए जो सिंध नदी है, सिंध नदी का उद्गम है सिरोंज से। आपकी जो क्वेश्चन बना है बिल्कुल उसको क्लियर कर रहा हूँ, ये सिरोंज, सिरोंज जो कि विदिशा की तहसील है, विदिशा की तहसील है, वहां से निकली है और ऊपर से जाती है ये। अच्छा ऊपर से जाती है तो अब मैं आपको पूरी तरीके से आपके पॉइंट को क्लियर कर ही देता हूं मैं, ठीक है। अशोकनगर जो है ये मान लीजिए ये अशोकनगर है, ठीक है ना। अशोकनगर की एक तरफ और दोनों तरफ, इस तरफ से जो निकलती है वो सिंध नदी निकलती है और इस तरफ से निकलती है बेतवा नदी। अशोकनगर की दोनों तरफ की पूर्व और पश्चिम की बॉर्डर बनाती हैं ये दोनों नदियां, और ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जाते हुए ये बेतवा में जाके मिलती है और यहाँ से कुंवारी नदी जाती है। अगर आपने मानचित्र के बारे में नहीं, मानचित्र से नहीं पढ़ा है तो पक्का है आप कंफ्यूज आपके साथ में रहेगा। आप मानचित्र से पढ़ेंगे, मैप के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है और कहाँ से ये बहती है और कैसे जाती है। वंदना ककोदिया जी ने बताया सिंध नदी बेतवा की सहायक नदी है। बिल्कुल वंदना जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं भी
सोनारी जी को ये फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसका उद्गम है और कौन से जिले से होकर गुजरती है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से जिले से टकराती हुई कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पटवारी का एग्जाम दिया है पिछले बार का, मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन बने थे, उसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। नदियों के ऊपर पूछ लिए थे, नदी कौन से जिले से होकर गुजरती है, कहाँ से उसकी सीमा बनती है। तो इसलिए याद रखिएगा, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो आपको क्वेश्चन में की बाल की खाल निकालेगा एग्जामी, इसलिए आपको पूरा डीप क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में काफी समय ले लिया मैंने नदियों के ऊपर, क्या करें, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने 72, बेगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केसी त्यागी, डी.एन. मजुमदार, बी.डी. केलकर या इनमें से कोई नहीं? बताएं। बताएं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आना चालू हो गया है शायद। रोहिणी जी तीसरे नंबर पर। आप लोग श्योर हैं तभी ही आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर श्योर नहीं है तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल पता कीजिए कि आई डोंट नो सर, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो उससे क्या ना कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका लेवल हाई जाएगा उससे, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने देना चालू किया, सभी लोग तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, बी.डी. केलकर। लेकिन मेरे को जब ऑप्शन मिल रहा है वो तो तीसरा नंबर मिल रहा है, दूसरा नंबर डी.एन. मजुमदार। डी.एन. मजुमदार बेगा नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर है डी.एन. मजुमदार। अगर आप लोगों को कहीं से भी जानकारी है, किसी बुक से आप रेफर कर रहे हैं कि आपको बी.डी. केलकर जी के बारे में जानकारी है, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लेखक हैं। हो सकता है कई जगह पे गलत भी दिया हो। मैंने जो स्टडी की है उसमें डी.एन. मजुमदार के बारे में जानकारी मेरे को मिल रही है, ठीक है। इसके बारे में कोई फैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि इसमें सत्य है या गलत है, क्योंकि ये तो फैक्ट है सिंपल सा, किसने लिखा है, क्योंकि मैंने भी अभी बेगा नाम की पुस्तक पढ़ी नहीं है ना, इसलिए माफी चाहता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे यार, चलिए 73, सूर्य की किरणें किस रेखा के लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? वो कौन सी रेखा है जिस पर के सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है, जिससे कि मध्य प्रदेश में सब अधिक गर्मी पड़ती है? ठीक है, बताएं इसके बारे में आंसर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है वंदना जी, आपने बताया कि मजुमदार जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बताएं आप। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये बताएं सूर्य की वो कौन सी किरण है जो कि मध्य प्रदेश में लंबवत, लंबवत मतलब सीधी पड़ती है बिल्कुल, जिससे कि यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। इसका आंसर कौन सा है? बताएं। हेमंत जी ने सेकंड नंबर चुना है, यानी कि कर्क। वंदना जी भी कर्क पर जा रही हैं, हेमंत सोनारे जी भी कर्क पर ही जा रहे हैं, दीक्षा जी पहले नंबर पर मकर रेखा पर जा रही हैं। अच्छा चलिए, ओके, चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं। काफी लोगों ने आंसर सही भी दिए हैं, कई लोग गलत भी दे रहे हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने कर्क रेखा चुना है। कर्क रेखा इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा ही है जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जिलों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा पर ही लंबवत पड़ने के कारण सूर्य की किरण यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है ये बताएंगे आप, ठीक है ना? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है कर्क रेखा, आप बताएंगे? मध्य प्रदेश के वो कितने जिले हैं जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है?
एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिंपल भी है और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। आप में ऐसे बताएंगे सर जी, बिल्कुल आंसर आना चालू हो गए हैं। टोटल 14 जिलों से होकर 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये क्रॉस करती है कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है, ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा पावर कट हुआ था, इस कारण से कनेक्शन गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हो गया 24वां नंबर। अगला 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, इसके बाद में क्लास को अपन खत्म करेंगे। क्लास काफी 1 घंटे से ज्यादा की हो गई है, 1 घंटा 4 मिनट हो गया। चलिए 74, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? पहला 16 राष्ट्रीय राजमार्ग, 18, 22 या फिर 20? जी बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। कितने वो राज्य हैं? रोहिणी देवड़ा जी ने बताया, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, शहडोल, कटनी, उमरिया। जी इसमें रायसेन नहीं लिखा आपने। और आगर कहां से आ गया? आगर, शाजापुर, देखिए 18 नहीं है, 14 जिले हैं। अच्छा आंसर आ गया इसका, चलिए ठीक है। मध्य मार्ग है, इसके बारे में आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आप में से आंसर आना चालू हो गया है। वंदना ककोदिया जी 18 नंबर पे आ रहे हैं, 16 नंबर प्रदीप बोल रहे हैं, हेमंत जी 20 पर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है इसमें से जिन्होंने 18 चुना है। 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं, ठीक है। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आंसर मेरे को यहीं से इतना ही मिल रहा है। आप लोगों ने अगर 20 बोल रहे हैं कई लोग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा बुक से रेफर करके। यहाँ पे हो सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग में फेरबदल हुआ हो, कई बुक्स में अभी अपडेशन भी आ रहा हो, लेकिन मेरे पास में जो आंसर मिल रहा है वो 18 मिल रहा है। तो आप लोग बुक रेफर करके इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही है। लेकिन 18 मेरे पास में जानकारी है, ठीक है। रोहिणी जी, शाजापुर अलग हुआ है आगर से। आगर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें आपने रायसेन नहीं जोड़ा था। क्लियर करना चाहता हूँ, रायसेन भी है इसमें, रतलाम भी है। मैं कर्क रेखा के बारे में आपका क्वेश्चन के बारे में फैक्ट, ठीक है ना, रतलाम, उज्जैन, ठीक है ना, और आगर ऊपर पड़ता है, शाजापुर नीचे आता है, ठीक है ना, इसलिए शाजापुर बीच में आएगा, और शाजापुर और आगर, ठीक है। उसके बाद में है सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, धौलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी सिंगरौली। सीधी सिंगरौली कहाँ से आ गए विजय पटेल जी? सीधी सिंगरौली कहाँ से आ गए? सीधी सिंगरौली तो है ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, अनूपपुर लगता है इसमें, इसलिए सीधी सिंगरौली को तो बिल्कुल दूर हटा दीजिए आप। देखिए मैं सारे जितने भी जिले हैं उनके बारे में जानकारी आपको अगली क्लास में मैं क्लियर दूंगा। जब आएगा ना इसके बारे में कर्क रेखा में क्वेश्चन, तब मैं सारे जिलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्लास बहुत ही लंबी हो रही है, उसमें हम पूरा, चलिए अगला आखिरी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें सीधी सिंगरौली नहीं है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस जिले में है? देखिए कोरंडम के बारे में अगर आपने पिछली लाइव क्लास देखी हो तो उसमें मैंने खनिज के ऊपर पूरी क्लास ली थी, 4 या 5 लाइव क्लास थी, उसमें खनिज के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आंसर खरगोन, सीधी, झाबुआ या फिर सिंगरौली, इसमें से कौन सा आंसर सही है आप बताएं। कोरंडम कहाँ मिलता है? कोरंडम, इसमें से आंसर कौन कौन बताएगा कोरंडम कहाँ मिलता है? इन ऑप्शन में आपको चुनना है, ठीक है। कई लोगों ने शायद
विभा रामते की सेकंड नंबर पर आ रही हैं, बाकी सब 3, 4, 5, 6, 7 गिनती के। चलिए सोनाली जी, चौथा नंबर सिंगरौली बता रहे हैं आप। सिंगरौली में भी मिलता है कोरंडम है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है जिन्होंने चुना है सीधी, सीधी इज द करेक्ट आंसर। कोरंडम जो है मध्य प्रदेश में सीधी में मिलता है, ठीक है ना। सीधी के अलावा ये भोपाल और, ठीक है ना, और पीपरा, मैंने आपको पहले बता दिया था, सीधी के अलावा, ठीक है ना, पीपरा और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां पे भी प्राप्त होता है कोरंडम, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पूरा कंप्लीट हो गया इस क्लास में। ये क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये बताइए। अच्छी लग रही है तो लाइक बटन लगातार दबाते जाइए, और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे फैक्ट्स के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, है ना। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करने से आप, और वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, सभी क्लास के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल आनंद आएगा, सारे फैक्ट क्लियर करूंगा, और हर चीज के बारे में अगर आप मैप के अकॉर्डिंग, मानचित्र के अनुसार आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो हर क्षेत्र का मैप साथ में लेके बैठें, और मानचित्र के अनुसार पढ़ेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा, और हर फैक्ट को आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू हु हैज बीन ज्वाइंड माय क्लास। कल इसी समय फिर से मिलेंगे। इसी के आगे के आखिरी 25 क्वेश्चन और रह गए हैं जिसको कि अपन कवर करेंगे, तो 100 क्वेश्चन पूरे की पूरे इस एमसीक्यू पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 25 क्वेश्चन के लिए कल फिर आए हैं, और कल फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर अगला टॉपिक फिर मैं आपको बताऊंगा। कल आखिरी क्लास है मध्य प्रदेश के एमसी मिक्स सेशन की, ठीक है। हेमंत सोनाली जी, सिंध नदी क्रॉस चेक, क्या क्रॉस चेक किया आपने? बिल्कुल लगाइएगा, है ना, उसमें पूरे क्लियर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थियों का। और आप सब बिल्कुल क्रॉस चेक कीजिए हर क्वेश्चन को, और कंफर्म कीजिए, दोबारा भी रिवाइज कीजिए।